Hello and welcome back to MuscleMed 101. So we will be continuing this playlist differential diagnosis of mechanical low back pain. तो अब हम आ गए हैं वैस्कुलर कॉजेस पे। तो वैस्कुलर कॉजेस की वजह से एज सच डायरेक्टली हमारे लोअर बैक एरिया में कोई पेन नहीं होता। मतलब हम इस्कीमिक पेन की बात नहीं कर रहे हैं कि अगर हमारे लोअर बैक एरिया में जो मसल्स हैं उनमें स्पाज्म हो तो वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकती है और हमको इस्कीमिक पेन हो सकता है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में कि पीवीडी की वजह से जो हमारे लोअर लिम्ब है, जो हमारा लेग रीजन है, अगर वहाँ पे हमको पेन फील होता है तो हम किस तरीके से उसको अलग करेंगे हमारे मैकेनिकल लो बैक पेन से। क्योंकि अगर हमारे जो पेशेंट है आपके पास लेग पेन लेके आता है, वो आपको जो सिम्टम्स बताता है उसमें वो बोलता है कि उसको नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन होती है, उसको क्लाउडिकेशन पेन होता है। मतलब इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन में जैसे पेशेंट बोलता है आपको कि एक्सरसाइज करते टाइम उसको पेन चालू हो जाता है थोड़ी देर बाद, और अगर वो रेस्ट करता है तो पेन कम हो जाता है। तो आप उसको किस तरीके से अलग रखेंगे रेडिएटिंग पेन से जो आपके डिस्क प्रॉब्लम की वजह से लोअर लेग में जाता है, हम वो देखेंगे। या फिर हो सकता है पेशेंट आपके पास लेग पेन लेके आए जिसका ओरिजिनल कॉज पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज है और साथ में उसको मैकेनिकल लो बैक पेन भी हो, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा अगर उस पेशेंट लोअर लिम्ब में पेन की बात कर रहा है और उसके बैक में भी पेन है तो उसको पीआईवीडी हो सकता है और पेन रेडिएट होकर उसके लेग में जा रहा हो, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं पेशेंट बता सकता है सिमिलर टू जो आपके पीआईवीडी में होते हैं। तो आपको जो पीवीडी है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेस हैं, उनके साइंस पता होने चाहिए, उनके सिम्टम्स पता होने चाहिए। क्लिनिकली आप उनको कैसे टेस्ट करोगे उनको एक्सक्लूड करने के लिए, और आपको मैकेनिकल लो बैक पेन जो है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम वो सारे कॉजेस के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको ट्रीट नहीं करने होते, जो आपको नहीं देखने होते, या फिर आपको सेकेंडरी उनको देखना होता है। तो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेस का हम क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे और टेस्ट पढ़ेंगे आज कि क्या क्या चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेस हैं, ताकि अगर कोई पेशेंट आपके पास अर्ली स्टेज में आया हो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेस के, तो आप उसको वहीं से रेफर कर सके स्पेसिफिक डॉक्टर के पास, ताकि उसको अर्ली ट्रीटमेंट मिल सके। अगर आपको लगता है कि पेशेंट का कोई वेसल इफेक्टेड है, आर्टरीज इफेक्टेड है, वेन्स इफेक्टेड है, या फिर उसका लिम्फेटिक सिस्टम इफेक्टेड है। So we will be starting peripheral vascular diseases. So peripheral vascular diseases का मतलब हमारे पेरिफेरी में वैस्कुलेचर की वजह से जो भी कंडीशंस होती है हम उसको इस ग्रुप में डालते हैं, चाहे उसमें हमारी आर्टरी इफेक्ट हो रही हो, वेन्स इफेक्ट हो रही हो, या फिर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम इफेक्ट हो रहा हो। लेकिन जरूरी नहीं है हमारे पेरिफेरल कॉजेस की वजह से ही हमारे लोअर लिम्ब या फिर पेरिफेरीज में पेन हो। सेंट्रल जो रीजन है उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। अगर हमारा हार्ट ही अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर रहा है तो हमारे जो पेरिफेरीज है वहाँ पे इश्कीमिया होगा और इश्कीमिक पेन हो सकता है। अगर एनीमिया है हमको तो हमारे बॉडी में वैसे ही ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम होगी। तो इसीलिए पेरिफेरल रीजन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े सेंट्रल रीजंस देख लेते हैं जिसकी वजह से लोअर लिम्ब एरिया इफेक्ट हो सकता है हमारा। ठीक है, जल्दी से हम इसको खत्म करते हैं। तो हमारे हार्ट की कोई भी कंडीशन है, हमारा राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है, जो ब्लड है वो ऊपर नहीं आ पा रहा है, हमारा राइट साइड उसको पंप नहीं कर पा रहा है, तो लोअर लिम्ब में एडिमा होगा। ठीक है, हमारी जो किडनी है अगर वो वाटर रिटेन करने लगेगी बीपी मेंटेन करने के लिए, तो हमारे जो पेरिटोनियम है वहाँ पे जो फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है, या फिर हमारे लोअर लिम्ब में एडिमा हो सकता है ज़्यादा वाटर रिटेंशन की वजह से। अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, सोडियम हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा है, तो वाटर भी हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन होने लगेगा। इसके अलावा अगर लिवर इफेक्टेड है, लिवर सिरोसिस है, तो हमारा पोर्टल सिस्टम इफेक्टेड हो सकता है और उसकी वजह से भी सेम एसाइटिस और हमारे लोअर लिम्ब में एडिमा हो सकता है। तो सेंट्रल रीजन्स पे भी हमको देखना पड़ेगा। ये जो रीजंस हैं, ये जो कंडीशंस हैं, ओपीडी में आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आईपीडी में आपको ये सारी कंडीशंस देखने को मिलेगी। तो आपको पता होना चाहिए इन कंडीशंस की वजह से हमारा लोअर लिम्ब कैसे इफेक्ट हो रहा है, कौन कौन से एक्सरसाइजेज आपको प्रिस्क्राइब करने हैं इन कंडीशन में, और ओवरऑल पेशेंट की हेल्थ देख के, उसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी देख के आपको आपका एक्सरसाइज प्रोटोकॉल डिजाइन करना होता है। ठीक है, अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, हार्ट की कोई कंडीशन है उसमें जिसमें कि ज़्यादा एक्सर्ट कराने में हार्ट पे लोड बढ़ सकता है, तो आपको उस पेशेंट का एक्सरसाइज प्रोटोकॉल इस तरीके से डिज़ाइन करना होता है कि आपकी एक्सरसाइज की वजह से कोई और कॉम्प्लिकेशन ना आए।
तो ये सारी कंडीशंस की वजह से आपका जो लोअर लिम्ब है वो इफेक्ट हो सकता है। अब इसमें सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिल सकते हैं, आपको चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है जिसको हम एंजाइना बोल सकते हैं, जो रेफर हो सकता है हमारे लेफ्ट आर्म में या फिर जॉ में। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिस्निया ऑन एक्सर्शन दिख सकता है या फिर रेस्ट पे भी दिख सकता है। इसके अलावा पाल्पिटेशंस फील हो सकती है पेशेंट को, पेशेंट आपको बता सकता है। पाल्पिटेशन नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन पाल्पिटेशन आपके कार्डियक एरिथमिया के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। इसके अलावा फटीग या जनरल बॉडी वीकनेस पेशेंट आपको बता सकता है ड्यू टू एनी हार्ट कंडीशन या फिर एनीमिया की वजह से। अब साइंस आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको एडिमा देखने को मिल सकता है जैसे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। आपको साइनोसिस देखने को मिल सकता है, सेंट्रल साइनोसिस के लिए आप चेक कर सकते हैं, फेस में देख सकते हैं, पाम में देख सकते हैं या फिर नेल बेड देख सकते हैं। इसके अलावा पैलर आपको देखने को मिल सकता है अगर जो ब्लड का फ्लो है बॉडी में अच्छे से नहीं हो रहा है तो। उसके अलावा आप टंग चेक कर सकते हैं पेशेंट की, जैसे कि एनीमिया होता है तो पर्नीशियस एनीमिया में पेल जो है टंग दिखती है, या फिर टंग का इन्फ्लेमेशन हो सकता है जिसको हम ग्लोसाइटिस बोलते हैं, या फिर अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में और किसी की डेफिशिएंसी हो तो आपको ब्राइट रेड टंग दिख सकती है, तो टंग चेंजेस आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेल्स आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, नेल्स में अगर एनीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो आपको स्पून शेप्ड नेल्स दिखते हैं जिसको कोइलोनीशिया बोलते हैं। इसके अलावा हमने पिछली वीडियो में बात करी थी सोरियासिस में भी आपको नेल चेंजेस दिख सकते हैं, आपको पिटिंग दिख सकती है, और भी हमने नेल चेंजेस के बारे में बात करी थी। इसके अलावा क्लबिंग आपको नेल्स में दिख सकती है। क्लबिंग आपको मेनली रेस्पिरेटरी कंडीशंस में देखने को मिल सकती है और हार्ट की कंडीशंस में भी देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो आप पेशेंट में देख सकते हैं आईपीडीज में, और ओपीडीज में भी देखने को आपको मिल सकते हैं। अब इसके लिए आप अगर आपको चेक करना है पेशेंट में कि असेस करना है पेशेंट को मेनली, तो आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो आप हार्ट रेट और रिदम चेक कर सकते हैं पेशेंट की उसी टाइम पे, और बीपी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी टेस्ट होंगे वो नॉन इन्वेजिवली आप उसको भेज सकते हैं, या फिर इन्वेजिव टेस्ट हो सकते हैं जैसे कि ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, तो ये सब के लिए आप पेशेंट को भेज सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है पेशेंट में इनमें से कोई भी सिम्टम है तो आप डायरेक्टली उनको फिजिशियन के पास रेफर कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेस। ये बस आपको पता होना चाहिए, तो ब्रीफ में हमने खत्म कर लिया है। तो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेस में हो सकता है जो कॉज है वो आर्टरी की वजह से हो, या वेन्स की वजह से हो, या फिर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर्टरीज की वजह से, या फिर आर्टीरियल इनसफिशियंसी, मतलब आर्टरी जो है वही ब्लड हमारे लोअर लिम्ब एरिया में नहीं पहुंचा पा रही है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन फील हो रहा है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एक बारी हम ब्रीफली देख लेते हैं कि जो हमारा ब्लड फ्लो है वो कैसे होता है। तो हमारी जो अयोटा है, हार्ट से अयोटा निकलती है, नीचे डिसेंडिंग अयोटा आती है, डिसेंडिंग अयोटा फिर डिवाइड होती है आपकी राइट और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरीज में, यहाँ से। ठीक है, फिर राइट और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरीज जो है वो फिमोरल आर्टरी की एक ब्रांच देती है, फिमोरल आर्टरी नीचे चली जाती है, और हमारे थाई रीजन को जो सप्लाई करती है वो फिमोरल आर्टरी की एक ब्रांच होती है, प्रोफंडा फेमोरिस। अब फेमोरल आर्टरी नीचे जाके पॉप्लीटियल आर्टरी बन जाती है जो हमारे पूरे नी जॉइंट के आसपास की सप्लाई देती है। फिर पॉप्लीटियल आर्टरी नीचे जाके आपकी एंटीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, और पेरोनियल आर्टरी जो आपके लेटरल साइड से नीचे जाती है। फिर आपके फुट के ऊपर की साइड डॉर्सल पीडियस आर्टरी होती है, और वहीं पे एक आर्च बनता है, एक सर्कल बनता है जिसको हम प्लांटर आर्च बोलते हैं। अब यहीं से आपका जो वेन्स है वो ऊपर को ब्लड ले जाना चालू कर देती है, तो एक वेनस आर्च बनता है। वेनस आर्च फिर ऊपर यहाँ पे आपको पता है सेफिनस वेन्स होती है, तो सुपरफिशियल वेन्स होती है, परफोरेटिंग वेन्स होती है, और डीप वेन्स होती है। तो ग्रेट सेफिनस वेन जो है वो ऊपर जाती है, और जो अपना कंटेंट है वो फिमोरल वेन में देती है। फिर फिमोरल वेन वापस ऊपर हमारी इलियक वेन्स में देती है, और इलियक वेन फिर ऊपर जाके हमारे इंफीरियर वेना कावा में हार्ट की तरफ को वो ब्लड को भेज देती है। तो ये नॉर्मल जो ब्लड फ्लो है मोटा मोटा आपका आर्टरीज और वेन्स का जो लोअर लिम्ब में जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। सो वी कैन डिवाइड कॉजेज ऑफ आर्टीरियल इनसफिशियंसी इनटू एक्यूट कॉज एंड क्रॉनिक कॉज। ठीक है, एक्यूट के अंदर हमने फर्दर डिवाइड किया एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक कॉज में। एक्सट्रिंसिक में टाइट क्लॉथिंग, टॉर्निकेट, प्लास्टर कास्ट, फ्रॉस्ट बाइट या ट्रॉमा, इन सब रीजन की वजह से एक्यूटली जो हमारे लोअर लिम्ब है वहाँ पे क्लाउडिकेशन की वजह से या फिर इश्कीमिया की वजह से हमको पेन हो सकता है। इसके अलावा इंट्रिंसिक कॉज में थ्रोम्बस, एम्बोलाई या फिर रप्चर्ड एन्यूरिज्म।
अब देखा जाए तो जो भी हमारे इस्कीमिक पेन होते हैं, चाहे हम सेंट्रल देखें चाहे हम पेरिफेरल देखें, तो मोस्टली जो कॉजेज होते हैं वो होते हैं ड्यू टू क्रॉनिक पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेस। और क्रॉनिक पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेस में भी जो मेन कॉज होता है वो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्रॉनिक के अंदर सबसे पहला आता है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो हमारी ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है मेनली हमारी लार्ज और मीडियम साइज्ड वेन्स में होता है। तो जो हमारी आर्टरीज होती है, आर्टरीज के अलग अलग लेयर्स होती है, वो अभी हम देखेंगे। तो उसके अंदर प्लेक फॉर्मेशन होता है, तो इस प्लेक फॉर्मेशन को हम बोलते हैं एथीरोमा। तो ये एथीरोमा के बाहर एक फाइब्रस कैप होती है इधर। तो ये अब जो प्लेक बना हुआ है, इससे ऑलरेडी जो हमारा ल्यूमेन है वो पतला हो रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे जो फाइब्रस कैप है वो अल्सरेट हो जाती है किसी वजह से, तो यहाँ पे अब प्लेटलेट एग्रीगेशन होना चालू होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लेटलेट्स आएंगे और इस ल्यूमेन को और ज़्यादा पतला करते जाएंगे और इस आर्टरी को पूरा का पूरा ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये जनरली मैंने आपको बताया लार्ज और मीडियम साइज आर्टरीज में होता है। इसके अलावा आ गया हमारा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस मतलब एज के साथ जो हमारी इलास्टिक लेयर्स है हमारी आर्टरी की वॉल्स में, वो कैल्सिफाई होने लगती है और हमारी जो अब आर्टरी है वो इनइलास्टिक बनने लगती है धीरे धीरे। तो इसमें आपने देखा होगा कि हमारी आर्टरीज की अलग अलग लेयर्स होती है। पहली लेयर होती है ट्यूनिका इंटीमा, फिर दूसरी लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया और फिर तीसरी लेयर होती है हमारी ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो हमारा ट्यूनिका इंटीमा में इलास्टिक लैमिना होता है। हमारी ट्यूनिका मीडिया, मेनली ट्यूनिका मीडिया में हमारे स्मूथ मसल लेयर होती है और यहाँ पे भी जो है इलास्टिक लैमिना होता है। तो मेनली आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में हमारी इंटरनल जो हमारी ये ट्यूनिका इंटीमा है और ट्यूनिका मीडिया है, ये लेयर इफेक्ट होती है। इसी में मैंने आपको बताया एक इंटरनल इलास्टिक लैमिना यहाँ पे, एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना यहाँ पे है और हमारी मीडिया में स्मूथ मसल की लेयर भी है। तो ये वाली जो दोनों लेयर हैं ये कैल्सिफाई होने लगती है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में। इसके अलावा अगर एक और कंडीशन होती है जिसमें कैल्सिफिकेशन होने लगती है हमारी आर्टरी वॉल्स की, जिसको हम बोलते हैं मॉन्कबर्ग स्क्लेरोसिस। ठीक है, तो इसमें भी कैल्सिफिकेशन होने लगती है आर्टरीज की और मेनली ट्यूनिका मीडिया वाली लेयर में इसमें कैल्सिफिकेशन होने लगती है और ये हमारी मेनली डिस्टल स्मॉलर आर्टरीज को इफेक्ट करता है। ठीक है, डिस्टल स्मॉलर आर्टरीज को इफेक्ट करेगा और एक्सरेज में आपको ये कैल्सिफिकेशन दिख सकती है। और जो हमारा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है ये भी हमारी स्मॉलर आर्टरीज को इफेक्ट करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस मैंने आपको बताया लार्ज और मीडियम साइज आर्टरीज को इफेक्ट करता है। इसके अलावा वैस्कुलाइटिस, वैस्कुलाइटिस हमको देखने को मिल सकता है बहुत सारी रोमेटोलॉजिकल कंडीशंस में, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। और वैस्कुलाइटिस आपको कोई भी आर्टरी को इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा आ गया थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। ठीक है, तो इसमें जो हमारी आर्टरीज हैं वेन से दोनों इफेक्ट हो सकती हैं और इसमें इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं हमारी वेसल वॉल्स में। और ये देखा गया है कि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है विद स्मोकिंग। और थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस जनरली आपकी मीडियम साइज्ड और स्मॉलर आर्टरीज को इफेक्ट करता है और इसके जो सिम्टम्स है आपको दोनों पेरिफेरीज में देखने को मिलेंगे। आपको अपर लिम लोअर लिम दोनों जगह देखने को मिलेंगे, सिर्फ लोअर लिम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं मेनली एथेरोस्क्लेरोसिस के। मैंने आपको बताया जो भी सारे पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेज हैं मेनली इसकी वजह से होते हैं। अब इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ओबेसिटी, स्मोकिंग, टोबैको यूजेज, डायबिटीज। डायबिटीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। क्यों? क्योंकि जो डायबिटीज है वो क्या करता है, सबसे पहले तो प्लेटलेट एग्रीगेशन को बढ़ाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये प्लेटलेट फॉर्म हो रहे हैं हमारे जब अल्सरेशन होती है फाइब्रस कैप की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेटलेट आने लगते हैं ड्यू टू डायबिटीज़। उसके अलावा ये प्लेटलेट का नंबर बढ़ा देता है और हमारी वेसल्स में इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करता है। तो डायबिटीज़ मैंने आपको बताया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, जिसमें 3 टाइम्स ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एथेरोस्क्लेरोसिस होने की। इसके अलावा एज आपको देखना पड़ेगा पेशेंट का, जैसे कि मैंने आपको बताया आर्टीरियोस्क्लेरोसिस पेशेंट में एज के साथ एक्सेलरेट होता रहता है। अगर पहले पेशेंट को एमआई या फिर एंजाइना हो चुका है
जो मैंने आपको बताया कि आपके सेंट्रल कॉजेज हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा थे, प्लेक फॉर्मेशन पेशेंट में ऑलरेडी ज़्यादा थी, तो अब ये लोअर लिम्ब में भी इफेक्ट हो सकता है। तो ये प्रीवियस हिस्ट्री आपको देखनी है, प्रीवियस बाईपास सर्जरी अगर पेशेंट ने कराई हो तो आपको पता चल सकता है कि पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल के लेवल हाई हैं, प्लेक फॉर्मेशन ज़्यादा है। इसके अलावा रीनल डिजीजेस, तो रीनल डिजीजेस भी एक स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। कुछ स्टडीज में ये देखा गया है कि जो किसी पेशेंट में अगर ईजीएफआर जनरली मतलब एस्टिमेटेड जीएफआर हमारा नॉर्मली 90 से ऊपर होता है, और 60 to 90 का मतलब होता है माइल्ड जो है हमारी किडनी में डिसफंक्शन है। लेकिन अगर 60 से नीचे है हमारा एस्टिमेटेड जीएफआर, तो 6.5 टाइम्स चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस होने के। तो डायबिटीज और रीनल कॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है एथेरोस्क्लेरोसिस के, इन सबके साथ साथ। नाउ लेट्स कम ऑन टू साइंस एंड सिम्टम्स, जो कि आपको हेल्प करेंगे इनको डिफरेंशिएट करने के लिए जो हमारी स्पाइनल डिजेनरेटिव डिजीजेज होती हैं उनसे। तो हमने बात करी थी एक्यूट और क्रॉनिक कॉज की। तो एक्यूट आर्टीरियल इनसफिशिएंसी में आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें आपको 6 P's देखने को मिल सकते हैं जो कि इस्कीमिक पेन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। पेन, पैलर, पल्सलेसनेस, पेरेस्थीजिया, पैरालिसिस और पेरिशिंग कोल्ड। तो ये सब आप पेशेंट में देखोगे। इसमें हम अभी बात करते हैं पल्सलेसनेस के बारे में। तो पल्स हम जो है लोअर लिम्ब में चेक करेंगे, तो मेनली कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती है, कुछ स्पेसिफिक आर्टरीज होती है जिनकी हम पल्स चेक करते हैं। तो मेनली हम टिबियालिस पोस्टीरियर आर्टरी जो है उसकी पल्स चेक करते हैं और डोर्सालिस पीडिस आर्टरी की पल्स चेक करते हैं। उसके अलावा हम पोप्लीटियल पल्सेस और फिमोरल पल्सेस भी चेक कर सकते हैं। टिबियालिस पोस्टीरियर पल्स हम जस्ट मीडियल मेलियोलस के पीछे पाल्पेट करते हैं। ये हमारी टिबियालिस पोस्टीरियर आर्टरी है, ये हमारा टिबिया है, ये हमारा मीडियल मेलियोलस। तो जस्ट मीडियल मेलियोलस से पीछे हम पल्सेस पाल्पेट करते हैं इसकी। और अगर ये एबनॉर्मल होती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है हमारे आर्टीरियल इनसफिशिएंसी का। डोर्सालिस पीडिस आर्टरी हम जो हमारा ग्रेट टो है उसका जो एक्सटेंसर टेंडन है, जैसे मान लेते हैं ये मेरे फिंगर का एक्सटेंसर टेंडन है, ऐसी ग्रेट टो का जो एक्सटेंसर टेंडन है उसके जस्ट साइड में आपको देखने को मिलेगी। ये फर्स्ट मेटाकार्पल है आपका और ये सेकंड मेटाकार्पल है, इन दोनों के बीच में ये होती है डोर्सालिस पीडिस आर्टरी। और फिर जो प्लांटर आर्च मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आर्चेस बनते हैं। और ये आपकी टिबियालिस पोस्टीरियर आर्टरी जो आपकी मीडियल मेलियोलस के पीछे जा रही है। तो ये दोनों पल्सेस आप देख सकते हैं। अगर ये एबनॉर्मल होती है तो ये भी एक माइल्ड इंडिकेटर है, प्रिडिक्टर है हमारे आर्टीरियल इनसफिशिएंसी के लिए। और जनरली जो डोर्सालिस पीडिस आर्टरी पल्सेस हैं ये नॉर्मल इंडिविजुअल में एब्सेंट हो सकती है, क्योंकि जो इनकी फॉर्मेशंस है वो सेम नहीं होती हर इंडिविजुअल में। तो 2% पॉपुलेशन में नॉर्मल जो लोग हैं उनमें डीपी पल्सेस एब्सेंट देखने को मिल सकती है, और ऐसी बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में टीपी पल्सेस भी हमको एब्सेंट देखने को मिल सकती है नॉर्मल कंडीशंस में। पर वो बहुत ही रेयर चांस है कि जिसमें हमको दोनों ही पल्सेस जो है वो एब्सेंट देखने को मिले और पेशेंट की जो सर्कुलेशन है वो नॉर्मल हो। तो ये दोनों एब्सेंट आपको दिखने को मिल सकती है। और ये माइल्ड टू मॉडरेट, अगर दोनों आपको एब्सेंट देखने को मिल रही है पेशेंट में, तो ये मॉडरेट इंडिकेटर है आपकी आर्टीरियल इनसफिशिएंसी के लिए, या फिर अच्छा इंडिकेटर है। जो भी आप बाकी सिम्टम्स देखेंगे, क्लिनिकल टेस्ट करेंगे, उसमें ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऐड करेगा अगर ये दोनों पल्सेस नहीं पेशेंट में आपको देखने को मिल रही है तो। इसके अलावा पोप्लीटियल पल्सेस आप देख सकते हैं आपके पोप्लीटियल फोसा में, जो आपका वेस्कुलेचर है उसको अगर आप टीबिया की तरफ पुश करके देखें तो आप पोप्लीटियल पल्सेस देख सकते हैं। तो जनरली पोप्लीटियल पल्सेस बहुत ही फीबल हमको फील होती है। अगर स्ट्रॉन्ग पोप्लीटियल पल्सेस फील हो रही है तो हो सकता है वहाँ पे एन्यूरिज्म हो, ठीक है। फिमोरल पल्सेस आप देख सकते हैं, आपका जो ASIS है और प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसके बीच में आप फिंगर लगा के आप देख सकते हैं फिमोरल पल्सेस। और जो पल्सेस है आपको नॉर्मली पता है कि जो पल्सेस है आपको आपकी इंडेक्स फिंगर और ये जो आपकी थर्ड फिंगर है इनकी टिप से पाल्पेट करना होता है, थंब से आपको पाल्पेट नहीं करना, क्योंकि थंब की भी खुद की पल्सेस हैं। तो थंब जब आप अपना लगाओगे यहाँ पे तो आप अपनी पल्सेस से कंफ्यूज कर सकते हो। तो इसीलिए आप इंडेक्स और जो आपकी थर्ड फिंगर है उससे आप पाल्पेट करोगे पल्सेस को, और आप पल्सेस का रिदम देखोगे कि किस रिदम से वो आ रही है, कितने मिनट में कितनी पल्सेस आ रही हैं, और एब्सेंट तो नहीं है पल्सेस वहाँ पे, ठीक है। तो पल्सलेसनेस आपको देखने को मिल सकती है एक्यूट आर्टीरियल इनसफिशिएंसी में। अब इन्हीं में से कुछ सिम्टम्स आपको क्रॉनिक आर्टीरियल इनसफिशिएंसी में भी देखने को मिल सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में
जो क्रॉनिक आर्टीरियल इनसफिशिएंसी है वो एसिम्प्टोमेटिक होती है। तो एसिम्प्टोमेटिक इसलिए होती है क्योंकि वो डिजीज वहाँ पे बहुत टाइम से है, वहाँ पे बहुत टाइम से प्लेग बना हुआ है, वहाँ पे बहुत टाइम से जो आर्टीरियल सप्लाई है वो कम है। तो वहाँ पे ऑलरेडी कोलेटरल्स बन चुके हैं। जैसे मान लेते हैं मेरी टिबियालिस पोस्टीरियर जो है वो ऑक्लूडेड है, तो उधर से कुछ कोलेटरल्स आ रहे होंगे उस एरिया में सप्लाई करने के लिए जहाँ पे टिबियालिस पोस्टीरियर दे रही थी, क्योंकि वहाँ पे ब्लड चाहिए और बहुत टाइम से यहाँ पे कम ऑक्लूजन था, तो ऑलरेडी हमारी बॉडी ने कोलेटरल्स बना दिए थे। तो अगर फ्यूचर में कभी जो हमारी टिबियालिस पोस्टीरियर है उधर थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है, थ्रोम्बस बनता है और आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तो जो सिम्टम्स है इतने ज़्यादा सिवियर नहीं होते, पैरालिसिस या फिर पेरेस्थीसिया ये सब नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी कोलेटरल्स बन चुके हैं। उसके अलावा एक और कॉज जो है इसका, एक तो हो गया कोलेटरल्स, ठीक है, कि जिसकी वजह से एसिम्प्टोमेटिक है। दूसरा हो गया डायबिटीज और स्मोकिंग, ठीक है। तो जनरली देखा गया है कि डायबिटीज और स्मोकिंग में पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से जो पेन है पेशेंट को नहीं होता आर्टीरियल इनसफिशिएंसी का। तो आपको देखना पड़ेगा कि डायबिटीज की सिवियरिटी कितनी है पेशेंट में, और पेशेंट क्रॉनिक स्मोकर तो नहीं है, क्योंकि इन कंडीशंस में पेन पेशेंट आपको नहीं बताएगा, ठीक है। तो आपको पल्सेस देखना पड़ेगा, और जो जैसे मैंने यहाँ पे ये पेन लिखा हुआ है तो पेशेंट आपको पेन नहीं बताएगा अगर पेशेंट डायबिटिक है और स्मोक करता है। तो नेक्स्ट हम आते हैं इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन में। पहले हम, अगर आपको एक्यूट लग रहा है, एक्यूट आर्टीरियल इनसफिशिएंसी है, तो आपको तुरंत रेफर करना है। ये रेड फ्लैग साइंस है सारे के सारे। अगर जो ऑक्लूजन है वो बहुत लंबे टाइम तक रह गया है तो आपको प्रॉम्प्ट एम्बुलेक्टोमी करनी पड़ेगी वहाँ पे लिम्ब बचाने के लिए, नहीं तो एम्पुटेशन कराना पड़ेगा लास्ट में। अब यहाँ पे इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन का मतलब, जैसे हमारा एंजाइना होता है चेस्ट में, कि जब हम कुछ एक्सर्शन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो चेस्ट पेन हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हमारे लोअर लिम्ब में ब्लड सप्लाई कम होती है और अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारा लोअर लिम्ब की मसल्स हैं उनको एनारोबिकली रेस्पायर करना होता है, और वहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट इकट्ठा होते जाते हैं जो कि नहीं निकल पाते ड्यू टू आर्टीरियल इनसफिशिएंसी, और थोड़ा सा एक्सर्शन के बाद हमको पेन फील होने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। और जैसे ही पेशेंट रेस्ट करता है और टाइम मिलता है जो मेटाबोलाइट्स बने थे एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से उनको निकलने का, तो पेशेंट का पेन कम हो जाता है। तो पेशेंट आपको कंप्लेन कर सकता है कि जब पेशेंट लंबा वॉक करता है या कुछ टाइम तक कुछ काम करने लगता है तो पेशेंट को पेन होता है हील रीजन में या फिर थाई रीजन में, काफ रीजन में, और रेस्ट करने के बाद वो कम हो जाता है। तो इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, आपको क्लाउडिकेशन पेन और न्यूरोपैथिक पेन को अलग करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर जो क्लाउडिकेशन है या फिर जो अक्लूजन है वो थोड़ा सा और सिवियर है तो पेशेंट को नाइट में भी पेन फील हो सकता है, क्योंकि जब हम सो रहे हैं तो ग्रेविटी की वजह से जो आर्टरी का फ्लो नीचे आ रहा था वो भी चला गया अब, और ऑलरेडी वहाँ पे इनसफिशिएंसी है, तो अब जो ब्लड है वो लोअर लिम्ब में और नहीं पहुँच पाएगा, जिसकी वजह से नाइट में भी पेशेंट को पेन फील हो सकता है। और जो हमारी, जब हम सोते हैं तो हमारा पैर जो है बेड के कॉन्टैक्ट में होता है तो वो एरिया थोड़ा सा वार्म होता है, तो वार्म होने की वजह से वहाँ पे जो मेटाबॉलिक डिमांड है वो बढ़ जाती है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन ऑलरेडी वहाँ नहीं पहुँच रही है, तो जिस वजह से पेन एक्सैजरेट हो सकता है। तो पेशेंट आपको कह सकता है कि रात को जो है दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब पैर जो है नीचे लटका देते हैं बेड से, जिसको बोलते हैं हम डिपेंडेंसी, तो डिपेंडेंसी वाली पोजीशन में पेशेंट आ जाता है या फिर वॉक कर लेता है थोड़ा सा, तो पेन जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि अब ग्रेविटी हेल्प करती है ब्लड को नीचे आने में। तो नाइट क्रैम्प्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं रेस्ट पेन में। तो और सीवियर अक्लूजन में रेस्ट पेन हो सकता है, तो इसमें पेशेंट आपको कंप्लेन कर सकता है कि जो उसका लोअर लिम्ब है उसमें पेन रहता ही है, और पेशेंट सो भी नहीं पाता रात को, पेशेंट को चेयर में सोना पड़ता है पैर नीचे लटका के। तो ये सारे जो सिम्टम्स आपको देखने पड़ेंगे क्लाउडिकेशन पेन के लिए। अब यहाँ पे जो क्लाउडिकेशन पेन है उसके लिए हम एक क्वेश्चनेयर यूज कर सकते हैं जो है एडिनबर्ग क्वेश्चनेयर, जिसकी स्पेसिफिसिटी ठीक है लेकिन जो सेंसिटिविटी है वो बहुत कम है, तो इसको आप रूल इन करने के लिए यूज कर सकते हैं एडिनबर्ग क्वेश्चनेयर क्लाउडिकेशन पेन के लिए, अपार्ट फ्रॉम द हिस्ट्री। अब मैंने आपको बताया टीपी पल्सेस स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है,
माइल्ड इंडिकेटर है, माइल्ड टू मॉडरेट, और दोनों एब्सेंट है तो मॉडरेट टू गुड इंडिकेटर है। लेकिन अगर क्लाउडिकेशन पेन और जो पल्सेस है आपको फील नहीं हो रही है, एबनॉर्मल पल्सेस फील हो रही है, तो ये एक तरीके से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं डायग्नोसिस को अपने आर्टीरियल इनसफिशिएंसी के लिए, और उसके बाद आप इसको आगे रेफर कर सकते हैं। और जो पेन का रीजन है, जो पेन पेशेंट को फील हो रहा है, क्लाउडिकेशन पेन या फिर रेस्ट पेन, उस लोकेशन से आप पता कर सकते हैं कि किस वेसल में जो है ऑक्लूजन हो रही है। जैसे कि अगर पेशेंट आपको बोलता है कि आप उस पेशेंट के फुट या फिर हील रीजन में या सोल रीजन में ये जो क्लाउडिकेशन पेन है हो रहा है, तो आप जो आपके टिबियालिस पोस्टीरियर और डॉर्सालिस पीडीज आर्टरी है वहां पे ऑक्लूजन हो सकती है। अगर पेशेंट आपको कह रहा है कि उसकी लोअर लेग है, मतलब लेग का लोअर 1/3 पार्ट है या 2/3 पार्ट है, वहां पेन हो रहा है, तो पोप्लीटियल आर्टरी में ऑक्लूजन की वजह से हो सकता है। अगर अपर लेग रीजन में पेन हो रहा है उसको, तो वो फेमोरल आर्टरी की वजह से हो सकता है। अगर थाई रीजन में पेन हो रहा है पेशेंट को, तो वो इलियक आर्टरी की वजह से हो सकता है। अब जल्दी से बाकी और क्लिनिकल टेस्ट देख लेते हैं जो हम आर्टीरियल इनसफिशिएंसी के लिए कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स। तो हम जनरली जो बीपी मेजर करते हैं अपर लिम का मेजर करते हैं, और इसमें हम दोनों अपर लिम और लोअर लिम दोनों बीपी मेजर करते हैं और उनका रेशियो निकालते हैं। तो जनरली जो हमारी लोअर लिम की आर्टरीज होती है उनका प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अपर लिम, और अगर पेशेंट सुपाइन से सिटिंग या स्टैंडिंग में आता है तो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे लोअर लिम की आर्टरीज का। तो अगर हम सुपाइन में भी करते हैं इस बीपी मेजरमेंट को, और अगर हम रेशियो निकालते हैं एंकल अपॉन ब्रेकियल प्रेशर का, तो 1 या 1 से ज़्यादा ही आता है जो नॉर्मल प्रेशर होता है हमारा। ठीक है, तो हम 3 रीडिंग्स जो है हम अपने अपर लिम के बीपी की निकालेंगे और 3 रीडिंग्स हम एंकल की निकालेंगे। एंकल में हम ये दोनों आर्टरीज में से कोई भी ले सकते हैं, या तो टिबियालिस पोस्टीरियर या डॉर्सालिस पीडिस, पर मेनली हम टिबियालिस पोस्टीरियर लेते हैं, या फिर हम दोनों को ले सकते हैं और फिर दोनों का मीन ले सकते हैं मेजर करने के लिए, जो हम फॉर्मूला में डालेंगे। ठीक है, तो हम लोअर लिम का बीपी अपॉन में अपर लिम का बीपी और इसका रेशियो निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया जनरली जो रेशियो है 1 के अराउंड आएगा, 1 से ज़्यादा हो सकता है। अब अगर ये रेशियो 0.9 से कम होता है तो ये इंडिकेट करता है मॉडरेट आर्टीरियल इनसफिशिएंसी को। ठीक है, 0.9 से अगर ये कम आता है तो। इसके अलावा जितना ही कम आता जाएगा उतना ज़्यादा ये बताएगा कि सिवियरिटी कितनी है हमारी आर्टीरियल इनसफिशिएंसी की, कि कितना ज़्यादा जो हमारी आर्टरीज है वो नैरो हो चुकी है और जो ब्लड है वो नीचे तक नहीं पहुंच रहा है। तो 0.9 से नीचे हो तो इंडिकेट करता है ये आर्टीरियल इनसफिशिएंसी। 0.8 से अगर नीचे जाता है तो ये बताता है कि मॉडरेट आर्टीरियल इनसफिशिएंसी है, और जितना लो जो रेशियो आएगा उतना ज़्यादा सीवियर आर्टीरियल इनसफिशिएंसी होगी। अब जितना ज़्यादा हाई ये आएगा 1.1 के अराउंड आ सकता है। अगर ये 1.3 के ऊपर आता है तो ये बताता है कि जो हमारी आर्टरीज है उनमें कैल्सिफिकेशन हो गई है। हमने यहाँ कॉजेज में देखा था डायबिटीज़ और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या फिर मॉन्गबर्ग स्क्लेरोसिस। इनमें जो हमारी आर्टरी वॉल्स है, जो हमारी ट्यूनिका मीडिया और इंटिमा है, इनमें कैल्सिफिकेशन हो रही है, तो इनकी हार्डनिंग की वजह से जो यहाँ का बीपी है वो बहुत ज़्यादा आ सकता है। एंकल का बीपी ज़्यादा आएगा तो एंकल अपॉन में ब्रेकियल का जो रेशियो होगा वो भी ज़्यादा आएगा। तो 1.3 या 1.4 से ऊपर अगर आता है तो हम उसको बोलते हैं जो हमारी आर्टरी वॉल्स है उनका स्क्लेरोसिस हो गया है। तो इसीलिए अगर हमारे पास पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज है, आर्टीरियल इनसफिशिएंसी है विद डायबिटीज़, ठीक है, विद डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ में एंकल ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है वो फेल हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि अगर पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज भी है तो उसमें रेशियो कम आना चाहिए, क्योंकि जो लोअर आर्टरीज है वहाँ पे ब्लड पहुँच नहीं रहा है। लेकिन जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की वजह से हमारी आर्टरी की वॉल्स में स्क्लेरोसिस हो सकता है, या फिर मॉन्गबर्ग स्क्लेरोसिस में कैल्सिफिकेशन हो सकती है। तो उस वजह से जो हमारा एंकल ब्रेकियल प्रेशर है वो नॉर्मल आ सकता है, वो 1 के अराउंड आ सकता है। तो अगर डायबिटीज़ है तो हम इस टेस्ट को यूज़ नहीं कर सकते एक्सक्लूड करने के लिए बाकी कंडीशंस को। लेकिन अगर डायबिटीज़ नहीं है पेशेंट में तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है, नॉन इन्वेजिव टेस्ट, आर्टीरियल इनसफिशिएंसी को पता करने के लिए। उसके अलावा बर्जर्स टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। बर्जर्स टेस्ट में हम क्या करते हैं, पेशेंट को सुपाइन लाइन में लाते हैं और हम पेशेंट का लिम्ब एलिवेट करते हैं। तो जब हम लिम्ब एलिवेट करेंगे तो ग्रेविटी के थ्रू जो हमारी आर्टरीज का फ्लो है वो हार्ट की तरफ को आएगा।
तो हमारा जो हम अपना फुट का प्लांटर सरफेस देखेंगे वो पेल होता जाएगा धीरे धीरे। तो जनरली 1 to 2 मिनट्स में या 2 मिनट्स के अराउंड जो है हमारी जो स्किन है फुट की वो पेल हो जाएगी, जो खून है वो सारा नीचे आ जाएगा। फिर हम लेग को डिपेंडेंसी की पोजीशन में लाते हैं, मतलब बेड से नीचे की साइड हैंग करा देते हैं और टाइम नोट करते हैं कि कितने टाइम में जो हमारे फुट का कलर है वो जो दूसरा फुट है, जो नॉर्मल फुट है, उसके बराबर आ जाए। तो जनरली 20 सेकंड से पहले 15 to 20 सेकंड में हमारा जो फुट का कलर है वो नॉर्मल हो जाता है, पिंक कलर का जो पहले था। पर अगर 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगता है हमारे प्लांटर सरफेस को वापस नॉर्मल कलर पे आने के लिए, तो वो इंडिकेट करता है आर्टीरियल इनसफिशिएंसी। अब बर्जर्स टेस्ट में हम 1 लेग एलिवेट करके देख सकते हैं या दोनों लेग एलिवेट करके देख सकते हैं। अगर हम दोनों लेग एलिवेट करके होल्ड रखते हैं ऊपर 2 मिनट्स के लिए और फिर दोनों लेग को नीचे डिपेंडेंसी में लाते हैं, तो हम इजीली देख सकते हैं दोनों लेग के बीच में क्या डिफरेंस है, कितने टाइम में जो ब्लड है वो कितने टाइम में वापस रिफिल हुआ है। तो 40 से 20 सेकंड से ज़्यादा अगर लगता है बर्जर्स टेस्ट में तो वो बताता है आर्टीरियल इनसफिशिएंसी। अब यहाँ पे एक और कंडीशन हो सकती है कि जैसे ही आप जो पेशेंट का लेग है एलिवेशन के बाद डिपेंडेंसी में लेके आए, मतलब आपने दोनों पैर या एक पैर बेड के बाहर निकाल दिया डिपेंडेंसी में, तो जो सोल का कलर है वो डस्की रेड हो जाए, तो ये हुआ है क्योंकि जब सीवियर आर्टीरियल इनसफिशिएंसी होगी पेशेंट में, तो आप अगर इतनी देर तक 2 मिनट तक पेशेंट का लेग एलिवेटेड रखोगे तो वहाँ पे हाइपोक्सिक कंडीशन जनरेट होगी, जिसकी वजह से रिएक्टिव वेजोडाइलेशन होगी। ठीक है, रिएक्टिव वेजोडाइलेशन की वजह से जैसे ही आप उसका पेशेंट का पैर नीचे लाओगे तो वहाँ पे हाइपरीमिया होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड वहाँ पे आने लगेगा और टोस से वो ऐसे स्प्रेड होते हुए ऊपर को जाएगा। तो बर्जर्स टेस्ट में आप सिवियरिटी देख सकते हैं आर्टीरियल इनसफिशिएंसी की, और ये भी बहुत अच्छा टेस्ट है जिसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी दोनों ही अच्छी है। और एंकल ब्रेकियल प्लेक्सिस की भी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी दोनों अच्छी है, लेकिन डायबिटीज़ के केस में आप इसको नहीं देख सकते अच्छे से। उसके बाद आप वीनस फिलिंग टाइम देख सकते हैं। वीनस फिलिंग टाइम में आपको क्या करना है, जो हम बर्जर्स टेस्ट में आर्टरी के लिए देख रहे थे, बस यही चीज़ हम वेन्स के लिए देख रहे हैं। अगर आर्टीरियल सप्लाई इनफ है तो जो वीनस रिटर्न होगा वो भी अच्छा होगा। तो हम सेम 45 डिग्री एंगल पे लेग रेस करते हैं। पहले हम कोई भी एक वेन देख लेते हैं जिसको हम ऑब्जर्व करने वाले, तो कोई भी एक विजिबल वेन जो हमको दिख रही है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। हम लेग एलिवेट करते हैं 45 डिग्री तक और देखते हैं कि कब वो जो जिस वेन को हम ऑब्जर्व कर रहे थे वो जो उसका वॉल्यूम है वो बिल्कुल डिप कर जाए, मतलब वेन पूरी तरीके से एम्प्टी हो जाए। फिर हम पैर को नीचे लाते हैं डिपेंडेंसी में और टाइम नोट करते हैं कि कितने टाइम में वो जो वेन है वो वापस से रिफिल हो जाती है। तो सेम इसमें भी 20 सेकंड में वो जो वेन है वो वापस रिफिल हो जानी चाहिए, क्योंकि आर्टीरियल सप्लाई वापस आ जाएगी तो वीनस सप्लाई भी वापस जाने लगेगी। तो बर्जर्स टेस्ट वीनस फिलिंग टाइम सेम है, दोनों में हम 20 सेकंड टाइम देखेंगे कि जो नॉर्मल टाइम है वो लेस देन 20 सेकेंड्स होना चाहिए और वीनस फिलिंग भी टाइम जो है लेस देन 20 सेकेंड होना चाहिए। वीनस फिलिंग टाइम, अगर आर्टीरियल और वीनस इनसफिशिएंसी दोनों साथ में है, दोनों कंडीशंस को एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो अगर आर्टीरियल और वीनस इनसफिशिएंसी साथ में है तो जो ये टाइम है वीनस फिलिंग टाइम, तब आप इसको अच्छे से, मतलब इससे आप अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे पेशेंट को आर्टीरियल इनसफिशिएंसी है कि नहीं, क्योंकि अगर वॉल्व्स में दिक्कत होगी, जो वेन के वॉल्व है हमारे उनमें दिक्कत होगी तो ब्लड जल्दी नीचे आ जाएगा। ठीक है, भले ही आर्टीरियल इनसफिशिएंसी हो लेकिन फिर भी ब्लड जल्दी नीचे आ जाएगा, तो ये टाइम नॉर्मल आ सकता है। तो नॉर्मली जो आपका बर्जर्स टेस्ट है और वीनस फिलिंग टाइम है लेस देन 20 सेकेंड होना चाहिए। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि लेस देन 0.9 हो तो आर्टीरियल इनसफिशिएंसी है, तो हम यहाँ पे इसको ग्रेटर देन कर देते हैं कि मोर देन 20 सेकेंड हो तो आर्टीरियल इनसफिशिएंसी है, लेस देन 20 सेकेंड हो तो नॉर्मल है। और जितना ज़्यादा टाइम ये होगा उतना ज़्यादा सिवियरिटी बताएगा। इसके अलावा हम एक और टेस्ट कर सकते हैं, कैपिलरी फिलिंग टाइम। तो कैपिलरी फिलिंग टाइम छोटा सा टेस्ट है, बहुत जल्दी हम कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी बहुत ही कम है। इसके अलावा वीनस फिलिंग टाइम का स्पेसिफिसिटी नहीं बताया मैंने आपको। वीनस फिलिंग टाइम की स्पेसिफिसिटी अच्छी है लेकिन सेंसिटिविटी कम है। तो इन दोनों ही टेस्ट को आप रूल इन करने के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन रूल आउट करने के लिए आप वीनस फिलिंग टाइम को नहीं यूज़ कर सकते। आप बर्जर्स टेस्ट को यूज़ कर सकते हो, ABPI को यूज़ कर सकते हो, या फिर हमारे पेरिफेरल पल्सेस को आप यूज़ कर सकते हो। कैपिलरी फिलिंग टाइम का मैंने बताया आपको, स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी दोनों ही अच्छी नहीं है। इसको परफॉर्म कैसे करना है,
जो हमारे टोज हैं, टोज पे हम डिजिटल प्रेशर लगाते हैं, मतलब अपने डिजिट से प्रेशर लगाते हैं और प्रेशर को होल्ड करके रखते हैं। फिर जैसे ही हम हटाते हैं तो वहाँ पे येलो स्किन आ जाती है, क्योंकि हमने ब्लड को वहाँ पे जो भी वेसल्स थे उनको अक्लूड कर दिया था, और जैसे ही हम हटाते हैं तो वापस से पिंक या रेड कलर की हो जाएंगी, जिस कलर की वो पहले थी। तो नॉर्मली गर्मियों के दिनों में 2 to 3 सेकंड का टाइम होता है जिसमें ये वापस रिफिल हो जाती है, और सर्दियों में 5 सेकंड तक में ये रिफिल हो जाती है। लेकिन अगर 5 सेकंड से ज़्यादा लग जाते हैं ये डिजिटल प्रेशर के बाद कलर वापस आने में, तो ये भी इंडिकेट कर सकता है आर्टीरियल इनसफिशिएंसी को। उसके बाद इसको भी मैं लिख देता हूँ 2 to 3 सेकेंड्स वार्म डेज के लिए, और 5 सेकेंड्स तक हम जा सकते हैं कोल्डर डेज में। ठीक है, उसके अलावा टेम्परेचर हम देख सकते हैं दोनों लेग्स का साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो आप अपने दोनों हाथों से दोनों लेग्स का टेम्परेचर देख सकते हो। आर्टीरियल इनसफिशिएंसी में वहां पे ब्लड ना पहुंचने के कारण जो लेग है आपको थोड़ा सा ठंडा लगेगा एज कंपेयर टू दूसरा लेग। टेम्परेचर ठंडा गर्म कैसे भी हो सकता है, जो पेशेंट ने कपड़े पहने हैं, जो टेम्परेचर है उस टाइम, इन्वायरमेंट है वहाँ का, उसके हिसाब से। लेकिन टेम्परेचर कैसा भी हो दोनों पैरों का बराबर होना चाहिए, तब पेशेंट नॉर्मल है। अगर एक साइड आपको ज़्यादा ठंडी लग रही है, मतलब इस पैर के जो आर्टीरियल सप्लाई है उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, तो टेम्परेचर चेक करने के लिए हम हमारा पीछे का सरफेस यूज़ करते हैं हैंड का, और दोनों लेग को एक साथ हम चेक करेंगे। अब टेम्परेचर में या तो एक स्किन ठंडी हो सकती है और एक स्किन थोड़ी सी वार्म हो सकती है, या एक स्किन वार्म हो सकती है नॉर्मल से, तो नॉर्मल से ठंडी हो सकती है, या नॉर्मल से वार्म हो सकती है। पर आपको तो ऐसे ही लगेगा कि एक साइड ज़्यादा गर्म है एक साइड ज़्यादा ठंडी है, या फिर एक साइड ज़्यादा ठंडी है एक साइड ज़्यादा गर्म है। तो अगर एक साइड ज़्यादा ठंडी होती है और एक साइड नॉर्मल होती है तो आर्टीरियल इनसफिशिएंसी हो सकता है रीज़न। और अगर एक साइड आपको ज़्यादा गर्म लगती है एज कंपेयर टू दूसरी साइड, तो वो हो सकता है ड्यू टू वीनस इनसफिशिएंसी, कि वहाँ पे ब्लड की पुलिंग बहुत ज़्यादा है, या फिर ड्यू टू एनी इन्फेक्शन की वजह से भी वो जगह गर्म हो सकती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो फील कर रहे हैं वो आर्टीरियल इनसफिशिएंसी के लिए चेक कर रहे हैं या फिर वीनस इनसफिशिएंसी के लिए चेक कर रहे हैं, कि स्किन ज़्यादा ठंडी है या स्किन ज़्यादा गर्म है एज कंपेयर टू नॉर्मल स्किन। ठीक है, तो नॉर्मली देखा गया है कि जो टेम्परेचर है आर्टीरियल इनसफिशिएंसी में वो कोल्ड टेम्परेचर होता है। इसके अलावा कुछ कलर चेंजेस आपको दिखने को मिल सकते हैं, या फिर स्किन के टेक्सचर में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर हमारे लेग में बहुत टाइम से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है तो जो स्किन है वो बहुत ही वीक हो सकती है, उसको हम बोलते हैं पार्चमेंट स्किन, मतलब पेपर जैसी थिन स्किन आपको देखने को मिल सकती है आर्टीरियल इनसफिशिएंसी में। कलर चेंजेस में आपको यहाँ पे पेल कलर दिख सकता है लिम्ब का, उसके अलावा रेड या ब्लू कलर भी दिख सकता है। तो पेल तो अगर वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही इसलिए हो सकता है। रेड हो सकता है ड्यू टू वेजोडाइलेशन, क्योंकि वहां पे बहुत टाइम से ब्लड नहीं पहुंच रहा था, तो रिफ्लेक्सिव वेजोडाइलेशन की वजह से रेड दिख सकता है। बाकी रेड ड्यू टू एनी इन्फेक्शन दिख सकता है, रेनॉल्ड्स फिनोमिना की वजह से दिख सकता है। ब्लू आपको फ्रोस्ट बाइट की वजह से दिख सकता है, वेनस इनसफिशिएंसी की वजह से दिख सकता है, या फिर रेनॉल्ड्स में भी दिख सकता है। तो कलर चेंजेस भी मॉडरेटली इंडिकेट करते हैं आपको आर्टीरियल इनसफिशिएंसी के बारे में या फिर पेरिफेरल वस्कुलर डिजीजेस के बारे में। इसके अलावा हेयर लॉस आपको दिख सकता है उस रीजन में जहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं है, तो हेयर लॉस भी एक मॉडरेट इंडिकेटर है या माइल्ड इंडिकेटर है आर्टीरियल इनसफिशिएंसी के लिए। अगर हेयर लॉस प्रेजेंट है तो वो ऐड करेगा आपके डायग्नोसिस में, लेकिन अगर हेयर लॉस एब्सेंट है, मतलब हेयर्स वहाँ पे अगर प्रेजेंट है, तो ये नहीं बताता कि उस पेशेंट को डिजीज नहीं है। ठीक है, तो हेयर लॉस अगर है तो वो एड करेगा, लेकिन हेयर लॉस नहीं है तो वो ये नहीं बोलेगा कि हम एक्सक्लूड कर सकते हैं पेशेंट को आर्टीरियल इनसफिशिएंसी है ही नहीं। उसके अलावा हम टेक्सचर चेंजेस देख सकते हैं स्किन में, हमारी नेल्स में। तो हमारी नेल्स जो है उनकी शेप भी चेंज होने लगती है, वो जो ब्रिटल होने लगते हैं। स्किन का टेक्सचर चेंज हो सकता है, स्किन में एट्रोफी हो सकती है। तो यहाँ पे भी हमारे जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसमें सोरियासिस और फंगल इन्फेक्शन हम ऐड कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम आर्टीरियल इनसफिशिएंसी, और डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस भी हम वहाँ पे देख सकते हैं। अब लास्ट चीज़ रह गई है जो हम इन्वेस्टिगेशन में क्लिनिकल टेस्ट में देख सकते हैं, वो है अल्सर्स। तो अल्सर्स या तो फॉर्म हो सकते हैं आर्टीरियल इनसफिशिएंसी की वजह से या वेनस इनसफिशिएंसी की वजह से। तो जब हमारे लिम्ब में अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच रहा है, वहाँ की स्किन वीक है,
तो इजीली वहाँ पे ट्रॉमा या फिर किसी भी चीज़ की वजह से अल्सर्स हो सकते हैं। और अगर एक बार अल्सर्स फॉर्म हो गए, वहाँ पे इंजरी हो गई, तो वो हील नहीं होती जब तक कि ब्लड सप्लाई वहाँ की प्रॉपर ना हो जाए। तो ऑलरेडी आर्टीरियल इंसफिशियंसी और वहाँ पे अगर ट्रॉमा होगा तो हील नहीं होते अल्सर्स। जनरली जो आर्टीरियल अल्सर्स होते हैं जो हम फुटवेयर पहनते हैं उनकी वजह से होते हैं, और हमारा जो सोल वाला रीजन है या नेल्स के आसपास जो रीजन है, यहाँ पे आर्टीरियल अल्सर्स हमको देखने को मिलते हैं। तो अल्सर्स हम लास्ट में देखेंगे जब हम वीनस इंसफिशियंसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो दोनों के अल्सर्स होते हैं उनको हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं देख के। अब यहाँ पे इनके अलावा ये क्लिनिकल टेस्ट थे, नॉन इन्वेजिव टेस्ट थे, हम इजीली इनको परफॉर्म कर सकते हैं पेशेंट में। इसके अलावा हम डोपलर यूज़ कर सकते हैं, ये टेस्ट यूज़ करते करते साथ में। उसके अलावा हम और नॉन इन्वेजिव टेस्ट यूज़ कर सकते हैं इनके लिए, और इन्वेजिव टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मोटा मोटा डायग्नोसिस होता है वो इन्हीं क्लिनिकल टेस्ट से हो जाता है। अब हम बात करते हैं वीनस इनसफिशिएंसी के बारे में, और मेनली कौन कौन सी वीनस डिजीजेस हमको देखने को मिलती है लोअर लिम्ब में।